नमस्कार। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने दिख रही हैं, कुछ उसके पीछे हैं, कुछ उसके पीछे और कुछ उससे भी पीछे हैं। यानी ये जो आज का माहौल है, आज जो आप देख रहे हैं, उसके तस्वीर के पीछे की तस्वीर, पीछे की तस्वीर और उससे भी पीछे की तस्वीर देखे बगैर हम नहीं जान पाएंगे कि इस देश में इस समय ऊंट किस करवट बैठ रहा है और दुनिया किस दिशा में ड्राइव हो रही है। अभी जो मोटा मोटा एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, उसमें खुलकर चर्चा हो रही है। अलग अलग जगहों से सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। बहुत सारी जगहों से जुडिशरी में, जैसे लोग कहने से डरते थे, आजकल खुले रिमार्क आने लग गए हैं। और तो और राम मंदिर के दान की चोरी का मसला, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। संघ परिवार भी संदिग्ध हो गया है, हार कर होसावले साहब को सामने आना पड़ा है और वो भी बचा नहीं पा रहे हैं अपने लोगों को। एक आदमी हो, दो आदमी हो, चार आदमी हो तो समझ लिया कि एक काली भीड़ है। यहाँ सारे के सारे लोग जहाँ पर पूरे उन्हीं के संगठन के काम करते हों और सारे लोग इसमें इन्वॉल्व मिलें तो ये बड़ी बात है। राम मंदिर को छोड़ दें, गडकरी साहब का मामला, यानी रोज़ आप एक नया खुलासा देखते हैं कि किस तरह से E20 में घपला हुआ, घोटाला हुआ। और जब भी E20 में घपले की कोई खबर आती है, E20 खराब होने की खबर आती है, गाड़ी खराब होने की खबर आती है, तुरंत गडकरी के बेटों का नाम सामने आ जाता है, लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं। उधर महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे फैक्टर ओवर पावर कर रहा है फडणवीस को। तो हो क्या रहा है, क्या दिख रहा है, किस तरफ चीजें जा रही हैं? राजनाथ सिंह भी पकड़े जाते हैं झूठ बोलते हुए और इस पर खूब चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में जब एक छोटी सी आलोचना, मिड डे मील में नमक और रोटी दी जा रही है, ये सुनते ही यूट्यूबर्स को जेल में डाल दिया जाता है, उस उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि वाले मामले पे हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है। कहीं पे किसी अश्विनी वैष्णव के विभाग का किसी यूट्यूब चैनल के लिए, किसी वेबसाइट के लिए कोई आदेश नहीं गया कि इसको हटाओ, क्योंकि अभी तक जितनी सूचना आई है उसकी सरकार ने तो पुष्टि की नहीं है, सरकार तो छिपाए हुए है। तो कहीं से भी इसको रोका नहीं जा रहा है। इसमें अड़चनें नहीं टल रही हैं। सरकार का इकोसिस्टम, इतनी पावरफुल सरकार जिसके बारे में लोग कहते हैं भैया दान दो तो भी वहीं जाएगा, ईवीएम में वोट दो तो भी वहीं जाएगा, और सुबह सुबह गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल में गाड़ी में कचरा डालोगे तो भी वहीं जाएगा। सारी गंगा एक ही तरफ बह रही हैं। उस देश में, जिस देश में जरा सी बात कहने पर न्यूज़ क्लिक के प्रवीण पुरकायस्थ जेल में सड़ा दिए जाते हैं, उस देश में उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं, एक्सपोज हो रही है, चोरियां पकड़ी जा रही हैं और पूरा इकोसिस्टम, ना तो आईटी सेल किसी को बचाने आ रही है। चंपत राय को बचाने आईटी सेल नहीं आई है, उन्होंने अपना एक अलग से नेटवर्क को अग्रवाल समाज वाला एक्टिवेट किया, कुछ किसी तरह से करके, कुछ लोगों ने जो होंगे उनके शुभचिंतक। तो एक पूरी तरह से अगर आप देखें तो ना तो आईटी सेल बता रही है। गोदी मीडिया का रोल देख लीजिए आप। गोदी मीडिया उल्टे बैशिंग कर रहा है, तगड़े हमले कर रहा है, चंपत राय पे हमले कर, गडकरी के E20 पे हमले कर, यानी हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी पे हमले हो रहे हैं। लेकिन इन हमलों के पीछे की तस्वीर, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हमको एक गहन एनालिसिस करना पड़ेगा, जो हमको भारतीय जनता पार्टी के अंदर की तरफ ले जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की तस्वीर दिखाएगा। और वो ही इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो मोदी के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ लोग मोदी से नाराज़ हैं। कुछ पत्रकार लोग वहाँ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब ये मोदी जी हर चीज़ देखते थे, उनके अपने नृपेंद्र मिश्रा बैठे हुए हैं, उसके बावजूद इतना घपला कैसे हो गया, इसलिए किसी और को दोष देना गुनाह है। वो कह रहे हैं योगी तब भी ईमानदारी से वहाँ जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग चोर हैं। एक परसेप्शन है, पर चाहे मोदी इसमें बदनाम हो या कोई भी बदनाम हो, बदनामी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, लोगों की जो भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो उनका कोर वोट बैंक है, उस वोट बैंक के अंदर गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहा है। गडकरी के मामले में भी बार बार नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। जो नितिन गडकरी एक महान व्यक्ति, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि इस आदमी ने NHAI को डुबो दिया कर्जे में, हाईवे के नाम पे क्या क्या हो रहा है, ठेकेदार कल्याण योजना चल रही है, मैं बार बार खुलासे करता रहा हूँ, मैं कभी उनके पक्ष में नहीं रहा। और ये राम मंदिर चंदा वंदा प्रोग्राम जो है, इसमें भी मुझे मालूम था कि इसमें क्या है अंदर का, मैं जानता हूँ और बहुत पहले से जानता हूँ। तो गडकरी जो है उनको लेकर एक माहौल बना हुआ है। खुद गडकरी कह रहे हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, और वो घुमा फिरा के कहते हैं, कभी कहते हैं कि पेट्रोलियम लॉबी मेरे खिलाफ। तो पेट्रोलियम लॉबी कौन है? क्या अंबानी कर रहा है या नायरा कर रहा है? सीधे नाम लो। और अंबानी और नायरा को भी अगर आप इग्नोर कर दो तो इसी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में क्या सरकारी तेल कंपनियां साजिश करेंगी? क्या हरदीप सिंह पुरी साजिश करेंगे, जिनके मंत्रालय के अंदर घुस के ये पेट्रोलियम पे अपना विज्ञान पेले रहते हैं? कभी हाइड्रोजन से गाड़ी चलाऊंगा, कभी इससे चलाऊंगा, हाईवे ढंग से बन नहीं रहे, गड्ढे निकल रहे। खैर, तो गडकरी भी भयंकर निशाने पे हैं। अब इन लोगों में कॉमन फैक्टर क्या है? चाहे गडकरी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे फडणवीस हो, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, जो बाकायदा उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के पक्ष में बयान दिया था कि फडणवीस जो हैं वो व्यक्ति हैं जिनको रोकने के लिए पॉलिटिक्स हो रही है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर षड्यंत्र हो रहे हैं। गडकरी कह रहे हैं षड्यंत्र हो रहा है, और योगी नहीं कह रहे कि षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन एक फैक्टर ये बनता है कि योगी के खिलाफ भी षड्यंत्र हो रहा है। तो इन सब लोगों को अगर आप लें, राजनाथ सिंह भी फंस रहे हैं। तो इन सब के अंदर एक कॉमन फैक्टर क्या है? वो एक पहचान क्या है जो चारों को जोड़ती है? वो पहचान है 2029 से जुड़ी हुई पहचान, यानी मोदी के रिटायरमेंट के समय पे जो संभावित भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं, उनमें ये चार ही प्रमुख हैं। अब हम समझेंगे कि आगे की स्थिति में क्या समीकरण जन्म ले रहे हैं। मोदी जी का जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 को, और करीब 78 साल के हो जाएंगे वो, यानी 80 साल के नज़दीक पहुंच जाएंगे। और 2034 तक अगर वो प्रधानमंत्री दोबारा बन गए तो उनकी उम्र हो जाएगी 84 साल। 78 19 साल और 84 साल तक, 84 साल की उम्र में प्रधानमंत्री का पद मोदी जी संभाल पाएंगे, चला पाएंगे, इसको लेकर प्रश्न है। और इस पूरे कार्यकाल के बीच में और जो आपका 2029 आने से पहले किसी भी प्रकार का ऊंच नीच हो सकता है। मोदी जी के मामले में कुछ खुलासे हो सकते हैं, कोई फाइल निकल सकती है, और अचानक मोदी जी किसी मुसीबत में फंस जाएं, या कोई स्वास्थ्य कारण हो या कोई और हो, तो ऐसे में भी आपको कुछ वैकल्पिक चेहरे तैयार रखने चाहिए। उठाया और लगा दिया। इन वैकल्पिक चेहरों की रेस लंबे समय से चली आ रही है। एक जमाने में शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल थे। शिवराज सिंह चौहान को उठा के ढक्कन कर दिया गया। जो मध्य प्रदेश का चुनाव उस आदमी ने अपनी निजी मेहनत से लड़ा, उस मध्य प्रदेश के चुनाव में सरकार बनी तो उनको हटाकर एक ऐसे आदमी को बना दिया गया जिसके ऊपर भूमि घोटाले के आरोप लग रहे हैं, और वो ना तो उसकी उतनी सीनियरिटी, ना कोई बैकग्राउंड, ना कुछ था। यानी शिवराज सिंह को कट टू साइज कर दिया गया।
एक और आदमी थे जयप्रकाश नड्डा, पार्टी के अध्यक्ष, लंबे समय तक एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, पार्टी के संविधान का उल्लंघन करके भी वो अध्यक्ष बने रहते थे। तो एक पार्टी अध्यक्ष होने के नाते पे उनका एक कद बनता था। तो एक ऐसे आदमी को बिठा दिया गया जिसका कद प्रधानमंत्री के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। एक राजनाथ सिंह का नाम आता है, लेकिन राजनाथ सिंह का नाम इसी ग्राउंड पे खारिज हो जाता है भाई साहब कि वो भी तो उसी रफ्तार से बुड्ढे हो रहे हैं जिस रफ्तार से मोदी जी हो रहे हैं। तो अगर प्रतीकात्मक बनाना हो, बलराज मधोक करना हो तो कर लो कुछ समय के लिए, या गुलजारी लाल नंदा करना हो। अब कौन बचा? यानी प्रधानमंत्री के जो सशक्त उम्मीदवार हैं वो 4 लोग बच जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बहुत पुराने उम्मीदवार हैं और वो पार्टी के अध्यक्ष होते थे। मोदी जी के साथ में उनकी पुरानी अदावत सब जानते हैं। संजय जोशी को लेकर मोदी जी संजय जोशी को नहीं चाहते थे, नितिन गडकरी उनको रखना चाहते थे। मोदी जी की इच्छा के विपरीत बना दिया था, फिर मोदी जी हठ पे उतारू हो गए और आखिर में हटवा के माने संजय जोशी को। यानी इनका आपस का टकराहट पुरानी है। पर 2 फैक्टर बहुत बड़े हैं। एक फैक्टर है जो महाराष्ट्र का होना, उनके महाराष्ट्र के होने के कारण और संघ से गहरे जुड़े होने के कारण आरएसएस की मंशा हमेशा रही कि ये अगर रहेंगे तो आरएसएस का ही आदमी रहेगा। देवेंद्र फडणवीस के केस में भी यही बात है। और वहाँ पर उस जगह जहाँ से ये दोनों आते हैं वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और गडकरी के भी अलग अलग गुट हैं और इनके बीच में भी तनातनी चलती रहती है। लेकिन गडकरी की एक राष्ट्रव्यापी अपील है जो देवेंद्र फडणवीस की नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर देवेंद्र फडणवीस को कोई बहुत नवाजने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बचते कौन हैं? बचते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी एक ज़माने में मोदी जी के कंटेंडर माने जाते थे। ये समझा जाता था अल्पमत की सरकार आएगी तो बहुत सारी जो पार्टियां, सहयोगी पार्टियां, ये 2019 के चुनाव से पहले एनालिसिस होते थे, लेकिन मोदी बहुत प्रचंड बहुमत से जीत गए। तो 2019 से पहले ये कहा जाता था कि अगर सहयोगियों के दम पे सरकार बनी, हंग गवर्नमेंट बनी, तो मोदी जी जो हैं उनकी जगह पे दूसरे लोग गडकरी को पसंद करेंगे, क्योंकि गडकरी एडजस्ट करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। मोदी की इमेज वैसी नहीं है। पर गडकरी की वहां पर नहीं लगी उनकी लॉटरी, तो गडकरी लंबे समय से कंटेंडर है। तो अब गडकरी के ऊपर जब निजी भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएं, और एक ऐसा भ्रष्टाचार जिसको लोग भुलाएंगे नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, E20 पेट्रोल से एवरेज गिरता है नहीं गिरता एक अलग विषय, इस पर हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और साफ बता चुके हैं गिरता है। पर ये माइलेज एक ऐसा विषय है कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी के माइलेज से संतुष्ट होते हैं। आप घर से कहीं गए, रास्ते में कुछ अड़चनें आई, जाम लगा और आपका माइलेज कम आया और आपके दिमाग में पहली चीज़ ये खटकती है कि मेरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। E20 आने के बाद अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मेरी गाड़ी में E20 में एथेनॉल मिला हुआ है। उसके बाद ये घटनाएं बार बार आ रही हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि ये फेल है, क्योंकि वो उसमें एथेनॉल और पेट्रोल अलग अलग हो जाते हैं। जब फ्यूल टैंक में पानी नीचे आ जाता है, पेट्रोल ऊपर हो जाता है, जो इंजन को नुकसान पहुंचाता है। सरकार इनकार कर रही है, सरकार के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं। अब सरकार जाके कह रही है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंटल है तो भैया 500 गाड़ियाँ खरीद लेते, अपना एक्सपेरिमेंट कर लेते। पूरे देश की जनता की खोपड़ी पे क्यों डाल दिया? पूरे देश के पेट्रोल पंपों में क्यों मिला दिया? और E20 मिलाने के बाद मैंने पूरा आपको कैलकुलेशन बताया था कि E20 के बाद में नेट 0/0 रिजल्ट आ रहा है। मतलब आपको ना तो माइलेज में बचत हो रही है, ना इंपोर्ट में बचत हो रही है। जिस वजह सरकार कह रही है कि हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, उसमें भी बचत नहीं हो रही है। यानी विदेशी मुद्रा भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, सिर्फ फायदा हो रहा है तो एथेनॉल बनाने वालों को हो रहा है, जिसमें गडकरी जी के पुत्र जी भी शामिल हैं। अब इस सिचुएशन के बीच में E20 वाली में गडकरी जी बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ठंडा होगा ही नहीं कभी भी। जब भी आप गाड़ी चलाओगे, जब भी आपका माइलेज 19-20 हुआ, गाड़ी में प्रॉब्लम हुई, गाड़ी ने झटका मारा, दिमाग में स्ट्राइक करेगा E20। E20 नहीं, गडकरी। गडकरी मतलब बीजेपी। तो नितिन गडकरी एक भयंकर खतरनाक टाइप के चक्र में फंस गए हैं और अब
उनको अगर पीएम का उम्मीदवार बनाएगी बीजेपी, तो एक भ्रष्ट नेता के तौर पे हाईवे में गड्ढे हो गए, ये हो गए, उनकी एक इमेज बनाई जा रही है। और बड़ी बात यह है कि ये इमेज भी, जैसे राम मंदिर का मामला हो रहा है, वैसे जितनी भी खराब बन रही है गडकरी की, कोई बचाने नहीं आ रहा पार्टी की तरफ से। गडकरी बार बार कह रहे हैं षड्यंत्र हो रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, आपके फडणवीस के खिलाफ। पर एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि गडकरी को बचाने कोई नहीं आ रहा है, और सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पे एक एग्रेसिव उनके ऊपर हमला हो रहा है। आईटी सेल एकदम एक तरफ बैठ गई है, उसको अब कोई लेना देना नहीं है, शायद इसलिए कि उसको पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला, जो भी रहा, लेकिन आईटी सेल का कहीं रोल नहीं दिख रहा आपको, या फिर ये हो सकता है गडकरी को फंसाओ। तो आपके सामने गडकरी का सीन बचा। दूसरा सीन बच गए एक उम्मीदवार जिनका नाम मैं लेना भी भूल गया था, लेकिन सबसे अहम है इस पूरी कड़ी में, वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी का सबसे मजबूत कंटेंडर माना जाता है। ये माना जाता है कि अब मोदी के बाद योगी आना चाहिए। और इस पूरे के पूरे चक्र में योगी आदित्यनाथ की अपनी संभावना इस बात पर टिकी है कि 2027 का चुनाव विधानसभा का यूपी में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीतती है, किस तरह से लड़ती है। अगर आप पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव पे जाएं, तो सबसे खराब जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, उसमें से एक उत्तर प्रदेश था। अखिलेश यादव ताकतवर बन के आए, और आपको पता होगा कि सबसे पहले इस मसले को उठाने वाला अगर कोई नेता था राम मंदिर वाले को, तो अखिलेश यादव। अब राम मंदिर वाले मसले पे ये मसला बड़ा होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं मोदी जी की गलती है। कोई बात नहीं, चाहे मोदी जी की मानी जाए गलती या किसी की मानी जाए, नंबर कटेंगे भारतीय जनता पार्टी के। अगले साल जिस उत्तर प्रदेश में तुमको चुनाव में जाना है, उस उत्तर प्रदेश में पूरे संघ परिवार के लोग घोटालों में शामिल पाए जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट। उसके अंदर सोना, चांदी, काक भुसुंडी, पता नहीं क्या क्या चुराया है। नोट की गड्डियां 10 की जगह 12, 100 की जगह 150 नोट लगा दो गड्डी में, इस तरह से पैसा निकाला गया है। 8 लोगों से बरामदगियां हो रही है, उनके घर देखे जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक पूरा का पूरा माहौल बन रहा है कि ये तो राम भक्त थे, ये तो रामद्रोही निकल गए, राम के चोर निकल गए। विपक्षी पार्टियां इसमें लगी हुई हैं, और राहुल गांधी ने भी अब एक 7 मांगे कर दी हैं, जिनमें से एक ये है कि भाई साहब, आप एसआईटी की रिपोर्ट क्यों छिपा रहे हो, पब्लिक करो उसको। तो ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति है कि 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का अपना किला बचाने में संघर्ष करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, और यह भी संभव है कि 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाए। बल्कि इस माहौल को देखते हुए अगर 24 के माहौल को देखें, तो 24 के मुकाबले तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यूपी में और खराब हुई है। तो ऐसी खराब स्थिति में हिंदू हित रक्षक हैं, हिंदू की रक्षा करेंगे, हम ही बचाएंगे, ये कहने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव निकाल पाएगी? यहां एक बड़ा सवाल है कि जो एक प्रधानमंत्री का दावेदार है योगी आदित्यनाथ, अगर वो कमजोर पड़ता है, वो अपने राज्य में अच्छा स्कोर नहीं देता है, तो दावेदारी से बाहर होते वक्त नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों के बाहर होने के बाद एक आदमी बीच में दिखाई देता है जो पहले से मजबूत है, कमजोर नहीं है। उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह एक ऐसा आदमी निकल के आ जाता है कि ये सब लोग कमजोर पड़ रहे हैं और अमित शाह स्ट्रांग हो रहा है। अमित शाह के स्ट्रांग होने के और भी बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण यह है कि अमित शाह के पास में चुनाव जीतने की आर्ट है। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट अमित शाह के नेतृत्व में होता है, पहली चीज। दूसरा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट। जितने भी राज्यों में बाहर से दल बदल करा के नेता लाए गए हों, वॉशिंग मशीन से निकाले गए हों, एक बड़ी संख्या अमित शाह के वफादार नेताओं की ऐसी हो गई है जो बाहर से लाए, जो सीधे अमित शाह से डील करते हैं। चाहे असम वाला हो, चाहे बंगाल वाला हो, चाहे राघव चड्ढा हो या कोई और हो, या आपके अभी बंगाल में जो टूट फूट करके लोग आए हैं। तो इस तरह से अमित शाह के पास एक ब्रॉड बेस है जो सारी पार्टियों में।
जो भी कथित तौर पे ईवीएम का खेल है, वो खेल भी अमित शाह के हाथ में है। पॉलिटिकल गेम, उठा पटक, खरीद फरोख्त और मोदी जी के बिहाफ पे देश में पार्टी को मैनेज करने में अमित शाह की पकड़ ब्यूरोक्रेसी पे भी जबरदस्त है। तो हर तरह से अमित शाह एक पावरफुल कंडीशन में है, और उस आदमी के पावरफुल होते जाने के बीच में अगर आप इसको इत्तेफाक माने तो इत्तेफाक मान लें, और सोची समझी राजनीति मानते हैं तो सोची समझी राजनीति मान लें। जितने लोग भी मोदी जी के बाद अमित शाह की दावेदारी को चुनौती दे सकते थे, वो सब अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। राजनाथ सिंह बुढ़ापे के कारण बाहर, फडणवीस का कुछ है नहीं, गडकरी अपनी एथनॉल पे इज्जत बचा लें, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गडकरी जी हर तरफ से बजाए जा रहे हैं। इतने हाईवे बनाए हैं, बहुत सारा कर्जा ले लिया है HAI पे। चलो कर्जे, हाईवे, सब तकनीकी बातें हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन जब वो निकलते हैं और गड्ढा मिलता है सड़क में जो हज़ारों करोड़ सैकड़ों करोड़ में बनी है, तो गडकरी एक्सपोज होता है। एथनॉल घोटाले में सीधे उनके बेटों का नाम आ रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में गडकरी भी कमज़ोर, योगी अगले साल कमज़ोर हो जाएंगे इस राम मंदिर घोटाले के कारण। तो 2029 आते आते अगर कोई दावेदार होगा, इन सिंक रहेगा मोदी जी से, मोदी जी भी चाहेंगे कि मेरे बाद में ऐसा आदमी आए जो मेरा ख्याल रखे, क्योंकि इतने लंबे कार्यकाल में बहुत सारी भूल चूक लेनी देनी की हैं और हुई हैं, उसमें भी कोई सेफ्टी दे। इस मामले में भी मोदी जी किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते कि किसको गद्दी पे बैठा के चला जाऊं, मेरे पीछे से दुकान संभालेगा तो कहीं गड़बड़ नहीं करेगा, मेरा ख्याल रखेगा। वो गुड फेथ में भी अमित शाह है। तो एक मोटी तस्वीर ये निकल के आती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी के विकल्प के तौर पे मोदी जी की अगर विदाई होती है, या मोदी जी रिटायर होते हैं, या कोई भी इवेंचुअलिटी होती है, तो अमित शाह एक सशक्त व्यक्ति बन के निकल के आ रहे हैं। और पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे IT सेल हो, कोई भी अमित शाह के कंटेंडर्स के बचाव में नहीं खड़ा है। राम जन्मभूमि वाले मामले में खुल के गोदी मीडिया खेल रहा है, किसी का भी फ़ोन नहीं आ रहा है। PMO से ऑफिस आ जाता है, फ़ोन आ जाता है ना इनके पास में, प्राइम टाइम में ये मत दिखाओ, ये क्यों दिखा दिया, वो क्यों दिखा दिया। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। RSS के लोग पकड़े जा रहे हैं, घोटाले निकल रहे हैं। इस खबर को गोदी मीडिया दबाना नहीं चाहेगा। मोहन यादव की तो दबा दी घट से, क्योंकि वो अमित शाह का कनेक्ट है। अमित शाह ने तो मोहन यादव और ये सब तमाम शर्मा जी, राजस्थान वाले, आपके हरियाणा वाले, बहुत सारे लोगों को करियर दिया है, तो पकड़ तो उनकी बहुत मजबूत है। तो आप देखिए कि गोदी मीडिया बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अमित शाह के दुश्मनों के खिलाफ जो भी खबर आ रही है, दुश्मन कहना गलत है, प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जो भी खबर आ रही है, उसको खूब बढ़ावा दे रहा है ताकि उनको डंप किया जा सके। तो मोटा मोटा हमने सारे हिसाब लगा लिए, लेकिन जो दो मेन कंटेंडर बनते थे, योगी और गडकरी, उनका काम आजकल बढ़िया से तमाम हो रहा है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम है, ये हुए हैं घोटाले, ये कुल षड्यंत्र नहीं है ऐसा मुझे लगता है। पर बड़े बड़े घोटालों को दबाने का रिकॉर्ड है इस पार्टी का। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का रिकॉर्ड है इस पार्टी का। जो ज़्यादा मीडिया उठाता है उसको उठा के जेल में डालने का रिकॉर्ड है। अलीगढ़ के मामले में कवरेज करने जा रहा था एक आदमी, सिद्दीक कप्पन, उसको मथुरा से अरेस्ट कर लिया भाई। रेप का केस हुआ था जो अलीगढ़ में। तो ये तो ऐसे दबाते रहे हैं, 50 उदाहरण हैं। तो उसके बावजूद अगर खुली छूट है, लोग दबा के एकदम इधर से लठ उधर से लठ, RSS को, राम मंदिर ट्रस्ट को मार रहे हैं, कोई रोकने नहीं आ रहा है, कोई बचाने नहीं आ रहा। RSS भी कह रही मारो, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है मारो। यानी ये जितना भी मारो मारो हो रहा है, चोर का ठप्पा किसके माथे पे लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के। और इस चोरी के ठप्पे से जो वोट कटेंगे वो किसके कटेंगे? योगी के। अगले साल उसी को इलेक्शन लड़ना। तो सीन कुछ कह रहा है, और उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना स्पष्ट रूप से भी अच्छा नहीं लगता। आप समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीके वाला बटन दबा दें, हार्ट वाला बटन दबा दें,
QR कोड स्कैन कर दें, नीचे भैया पैसे जेब में बहुत एक्स्ट्रा फालतू हों तभी देना, एकदम बेकार टाइप के, एकदम जरा भी काम के पैसे मत देना हमको। और नीचे एक QR कोड, अगर फ़ोटो खींचने में दिक्कत आ रही है, स्कैन करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि उसी मोबाइल पे आप देख रहे हो, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करोगे तो अपने आप खुल जाएगा पेटीएम पे। नमस्कार, जय हिंद।